CDS 2 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 17 जून है आखिरी दिन जिस दिन आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 28 मई से शुरुआत हुई है। कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, और इस बार कुछ बदलाव भी हुए हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। चेंजेस क्या हुए हैं नोटिफिकेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट, दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो पहले के पेपर में नहीं थे, मतलब CDS 1 2025 तक नहीं थे। CDS 2 2025 से ये चेंजेस होने जा रहे हैं, ये जानने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, वैसे ब्रॉडली बाकी सारी चीजें सेम हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सारी लगभग चीजें से सेम है, बट दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा चैनल पर। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अवेलेबल वैकेंसीज हैं। 100 हैं, ठीक है जी, IMA देहरादून में, 26 नेवल एकेडमी में, 32 एयरफोर्स एकेडमी में, 295 276 प्लस 19 276 मेन एंड 19 वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो है आपकी OTA में वैकेंसीज है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पोर्टल upsconline.nic.in। जो पहले आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता था OTR, अब वो वैलिड नहीं है। UPSC ने बकायदा इसको नोटिफाई किया है 28 मई 2025 से जो है अब आपको एक नया फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब एक नया पोर्टल है उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले का कुछ भी जो है लागू नहीं होगा, तो उसको भरने में आपको समय लगेगा। प्लीज डोंट वेट टिल द लास्ट डेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है जी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि उसमें 4 स्टेजेस दी गई हैं, मतलब 4 स्टेजेस में वो फॉर्म है। पहली 3 स्टेज सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन है, मतलब एक बार आप वो फिल कर लेंगे फिर आपको दोबारा उसको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा जो है वो एग्जाम स्पेसिफिक है। सपोज मान लीजिए आप CDS का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आप CDS 1 2026 का भरेंगे या CAPF 2026 का भरेंगे, सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्जाम भरेंगे, तो सिर्फ 4th जो स्टेज है वही आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। पहली 3 जो है स्टेजेस आपको दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये जो नया रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है ये 28 मई 2025 से शुरू हुआ है, तो प्लीज अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लीजिए, वो 3 स्टेजेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। इंस्ट्रक्शंस आपकी वहां पर डिटेल में मेंशन है, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस भी बता दूंगा क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग अ वीडियो ऑल्सो, ठीक है। मैं अपना एक कह लीजिए नाम नंबर सब लेके मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बता दूंगा कि कैसे जो है वो फॉर्म फिल करना है, ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली CAPF का जब मैं इंटरव्यूज ले रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों का डैफ बहुत गलत भरा हुआ था, ठीक है, बहुत सारे छोटी छोटी मिस्टेक्स थी वो करी हुई थी। सो विल मेक श्योर कि इस तरीके की वीडियो जो है हम ले आए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। फी पेमेंट है 200 रुपए, बट अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको फी फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेडलाइंस ये हैं, 28 मई को ये फॉर्म शुरू हुआ है, 17 जून तक की है जी, ज्यादा समय नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली दिन देखेंगे 20-21 दिन का समय दिया है टोटल, ठीक है। और 14 सितंबर को पेपर है, ठीक है। इस बार थोड़ा डिले है, नहीं पिछले साल 3 सितंबर के लगभग था, ठीक है। तो ये 14 सितंबर तक का टाइम है, तो अच्छा खासा टाइम है। अगर हम अभी भी देखें तो जून जुलाई अगस्त 14 सितंबर, लगभग 3.5 मंथ्स हैं एग्जाम में। और अक्टूबर 2025 को रिजल्ट डिक्लेरेशन, लगभग 19 से 20 दिन के बाद आपका, मतलब पहले 20 दिन के अंदर अंदर जो आपका जो रिटर्न एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आ जाता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? फोटो ID कार्ड, आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी गवर्नमेंट इशूड आई कार्ड जो है वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यहां पर आपको कोई सर्टिफिकेट्स इनिशियल स्टेज पे UPSC को नहीं भेजने हैं, आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, एज प्रूफ के लिए मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दैट इज जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, और डिग्री सर्टिफिकेट फॉर एजुकेशनल वेरिफिकेशन। अगर आप फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। और पर प्रोवाइडेड कि जब आपका SSB होगा तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे जो भी आपका लास्ट एग्जाम होगा, और जब तक आप ट्रेनिंग में जाएंगे तब तक आपका कंप्लीट होना चाहिए डिग्री, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चलेगा, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको अपलोड करने हैं।
कोई फिजिकल सबमिशन नहीं होगा। ठीक है जी। एज लिमिट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है एज लिमिट को लेकर। आईएमए मिलिट्री एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए क्या है, 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, कोई 20 से 24 है, 25 है, 26 है, सिंपल फंडा है, इसके बीच में अगर आप लाई करते हैं, दोनों डेट्स इंक्लूडिंग हैं। ठीक है जी। इन दोनों के बीच में अगर कहीं लाइक करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिमिलरली एयरफोर्स एकेडमी के लिए 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक है ये सिर्फ। ठीक है, 20 से 24 साल है वैसे, बट ये यहां पर बिल्कुल स्पेसिफिक डेट स्पेसिफाई की गई है। ओटीए के लिए 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है जी। और अनमैरिड मेल्स बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई ठीक है 2001 एंड 2007, और वुमेन के लिए भी यही सेम एज लिमिट है। ठीक है जी। तो ये यहां पर मेंशन किया गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईएमए और ओटीए के लिए कोई भी डिग्री, ठीक है, ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री, बीए, बीएससी, बीसीए, कुछ भी है आपका, ठीक है जी, इंजीनियरिंग, वो चलेगा। नेवल एकेडमी के लिए स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग डिग्री है। ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन मैंडेटरी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो अगर आपका 12th क्लास में फिजिक्स, मैथमेटिक्स रहा है, या फिर आपने इंजीनियरिंग किया है, फिर तो कहानी खत्म हो गई। और या फिर हो सकता है ना, कई बार कई स्टूडेंट होते हैं कि बाद में लॉ कर लिया, 5 ईयर लॉ कर लिया या बीए कर लिया, 12th में उनके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स था, बट बाद में उन्होंने लाइन चेंज कर ली। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं एयरफोर्स एकेडमी के लिए। ठीक है जी। एंड देन आपका फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, 200 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, और बाकी फीमेल कैंडिडेट्स, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस। ठीक है, ये सिर्फ स्पेसिफिकली इसी के लिए है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो भी फीस 200 रुपए आपकी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, लगभग सारे यूपीएससी एग्जाम्स में बहुत स्टैंडर्ड है ये। और ब्लैक बॉल पेन से ही आपको ओएमआर शीट फिल करनी रहती है। ये जब आपका एग्जाम होगा तब भी हम आपको दोबारा से बताएंगे। कैलकुलेटर्स कोई अलाउड नहीं है। अगर आप आईएमए के लिए, आईएनए या ईएफए के लिए जा रहे हैं और आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर्स। क्या हाँ मैं अभी कैलकुलेटर यूज कर लूंगा? नो, दैट इज नॉट अलाउड, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। एंड यहां पर आपको कोई स्क्राइब वगैरह नहीं मिलेगा, यू हैव टू फिल द योर ओन ओएमआर शीट। उसके अलावा जो है ई एडमिट कार्ड आपका जो है 1 हफ्ते पहले आ जाता है, और आपको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड मिलेगा। कोई पहले जैसे बाय पोस्ट आता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 30 मिनट पहले पहुंचना रहता है एग्जाम में। अगेन ये सारी चीजें हम एग्जाम से पहले भी डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करने का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इसके बीच में भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए सीएपीएफ का दे रहे हैं या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है। ठीक है, पहले होता था कि चलो 2-4 मिनट बच्चा लेट भी था चल जाता था, अब आधा घंटा पहले वो गेट क्लोज कर लेते हैं, बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं। सो नो लेट अराइवल्स। ओके, ये जो मैं आपको बता रहा था कि एक तो पहला चेंज जो मैं आपको शुरुआत में बोल रहा था, पहला चेंज तो ये हुआ है कि नया रजिस्ट्रेशन पोर्टल हो गया है, जो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, 7 डे विंडो। ठीक है जी, रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेड फॉर 1 वीक आफ्टर द एग्जामिनेशन। आप जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम होने के अगले दिन से जो है आपका एक विंडो खुलेगा। ठीक है, विंडो जो है ये है upsconline.gov.in miscellaneous/qp क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन। आरईपी मतलब रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन। आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नया चेंज यूपीएससी लेकर आया है, इससे पहले ये वाला चीज नहीं था। तो 7 दिन का विंडो, रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेड फॉर 1 वीक आफ्टर द एग्जामिनेशन, नो अदर मोड। ठीक है जी। यहां पर आपको ये समझना है कि उन्होंने कहा है कि आपको जो भी ये रिप्रेजेंटेशन करना है ये ऑनलाइन ही करना है, कोई बाय पोस्ट किसी तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब आपको मान लो किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपको लगता है ये क्वेश्चन, जैसे कई बार होता है यूपीएससी क्वेश्चंस ड्रॉप करता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स 2024, उसमें 100 में से 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए गए। सिमिलरली अगर आप यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम देखेंगे 2023, उसमें 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं। ठीक है, तो या तो 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, या फिर क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा। ठीक है,
और इस तरीके से कुछ ना कुछ जो है कई बार रहता है, कई बार नहीं भी क्वेश्चन रहता है। सीडीएस में भी ऐसा होता है, एक दो क्वेश्चन जो है इस तरीके से गलत रहते हैं, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले रिटन एग्जाम है जी। रिटन एग्जाम में ओटीए के लिए इंग्लिश और जीएस, ठीक है, दो ही पेपर हैं। 120 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होते हैं। तो एक क्वेश्चन जो रहता है आपका 0.83 मार्क्स का, ठीक है जी, 0.83 मार्क्स का, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। अगर आप आईएमए, एएफए और आईएमए के लिए जा रहे हैं तो आपका 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर भी है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 120 नहीं होते हैं, तो उसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है जी। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू, फिर आपका मेडिकल एग्जाम और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये आपका जो है प्रोसेस रहता है। एसएसबी में भी 2 स्टेज रहती है, स्क्रीनिंग और फिर आपका जो है स्टेज 2 कॉन्फ्रेंस। सो ओआईआर टेस्ट और पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये 2 मेन टेस्ट हैं। इसके बाद आपका स्क्रीन इन किया जाता है आपको, फिर उसके बाद आपका 4 दिन और एसएसबी चलता है, जिसमें पर्सनल इंटरव्यू सेशन, ग्रुप जीटीओ होता है, साइकोलॉजी टेस्ट है, और ये जो है कंडक्ट करने के बाद फिर आपको रेकमेंड किया जाता है। मैरिज एंड ट्रेनिंग रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप मैरिज नहीं कर सकते हैं, और अगर आप 25 साल से कम हैं तो मैरिड कैंडिडेट्स नहीं होने चाहिए। 25 साल से ज्यादा हैं, मान लीजिए ओटीए के लिए आप जा रहे हैं, 25 साल से ज्यादा हैं, शादी हो गई है, तो ट्रेनिंग में आपको अलाउड नहीं होगा, ठीक है। ट्रेनिंग में किसी भी तरीके से आपको फैमिली अकोमोडेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है जी। सो दिस इज इट। पोस्ट एप्लीकेशन मैरिज आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन डिस्क्वालीफाइज कैंडिडेट फ्रॉम द सिलेक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शंस इसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यूपीएससी। खासकर मैं बार बार ये बात कई सारे वीडियोस में कह चुका हूं, पूजा खेड़कर केस के बाद दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, ठीक है। मतलब अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने और भी ऑफिसर्स पर इंक्वायरी शुरू कर दी है जिनका फेक डॉक्यूमेंट्स के केस आए हैं, इवन आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है। आप पे जो है डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है अगर फेक डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं। सो अनफेयर मींस डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम एग्जामिनेशन, इंपर्सनेशन, परमानेंट डिबारमेंट फ्रॉम यूपीएससी एग्जाम्स, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पॉसिबल, मोबाइल फोन यूजेज, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, मिसबिहेवियर, बैन फ्रॉम द फ्यूचर एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें जो है मेंशन की गई हैं बाकायदा नोटिफिकेशन में, ठीक है। ओके, सो ये था आपका पूरा का पूरा जानकारी, ठीक है जी। 17 जून डेट को ध्यान रखिए, फॉर्म को फिल कर लीजिए। मैंने आपको बोला कि फॉर्म फिल करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया है, सो आप आखिरी दिन फॉर्म भर रहे होंगे तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए, सो फॉर्म अभी फिल कर लीजिए। और अच्छा, एक चीज और है, मान लीजिए आप जो एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं उसमें उन्होंने एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रखी हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। जो पहले फॉर्म भरेगा उसको अपना चॉइस सेंटर मिल जाएगा, ठीक है, जो भी उसको सेंटर चाहिए। अगर आप देरी से फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है आपको दूर ट्रेवल करना पड़े एग्जाम के लिए। सो इट इज बेटर कि अगर आपके घर के पास वो सेंटर अवेलेबल है जहां पे आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो वहां पर अपना फॉर्म इमीडिएटली फिल कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।